हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल द्वारका स्टडीज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, यूनान जो है ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था, 15वीं शताब्दी से था। जब भी 15वीं शताब्दी की बात हो रही होगी तब कौन सी ईयर चल रही होगी? 1400 चल रही होगी। क्लियर हो गया आपको? यानी कि यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, एक छोटा सा देश था। जैसे कि भारत एशिया का एक छोटा सा हिस्सा मान सकते हैं, वैसे यूनान ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, जब इन्होंने दूसरे देशों की लड़ाई होते हुए 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद में इन्होंने राष्ट्रवाद के उदय ने यूनानी लोगों के मन में, जो यूनान के लोग थे उनको यूनानी कहा जाता था, और उनके मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित कर दिया, यानी कि पैदा कर दिया। कैसे कि इन्होंने 1789 में फ्रांस के अंदर राष्ट्रवाद को देखा और उसके बाद में इनके मन में आया कि क्यों ना हमें भी अपने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ना चाहिए। तो इन्होंने भी उस लड़ाई को उत्पन्न किया, प्रज्वलित किया, इनके मन में हुआ। और 1821 में वहां स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू होता है, यानी कि यूनान के लोग 1821 में आकर के अपने देश की लड़ाई यानी कि संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। और यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिलता है, यानी कि वहां पर जो दूसरे पश्चिमी यूरोप के जो लोग रह रहे थे वो भी इनका सपोर्ट कर रहे होते हैं। किसके लिए? यूनान को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। अब वहां के जो अलग अलग कवि थे, वहां के जो अलग अलग कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, कवि थे, उन्होंने भी स्वतंत्रता में बहुत ज्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अंग्रेजी के कवि थे एक, जिनका नाम लॉर्ड वायरन था। इन्होंने पैसे इकट्ठे किए, मतलब कि जो स्वतंत्रता में जो धनराशि लगनी थी वो धनराशि भी दी, लेकिन हुआ क्या, वह युद्ध के लिए भी गए थे। कौन? इनका नाम था लॉर्ड वायरन। लेकिन 1824 में इनको बुखार होता है, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और 1832 में कुस्तुनतुनिया एक जगह है, वहां पर एक मीटिंग होती है, संधि होती है, और यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। यानी कि भाई इन्होंने स्टार्टिंग संघर्ष 1821 से किया और 1832 के अंदर ये स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद किस प्रकार हुआ, यानी कि जो ब्रिटेन के लोग थे उन लोगों ने किस प्रकार अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए राष्ट्रवाद किया। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं होता। हम सोचे कि भाई राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, लड़ाई लड़ना, बंदूकें चलाना, तलवार चलाना, ऐसा नहीं होता। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या फिर क्रांति का परिणाम नहीं, बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवाद आज शुरू करेंगे और कल खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। राष्ट्रवाद एक लंबी प्रक्रिया होती है, एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम होता है। जैसे कि भारत ने कई वर्षों तक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करी, जब जाकर के 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं इसमें। 18वीं शताब्दी में से पहले, 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक कभी भी राष्ट्र राज्य नहीं था, है ना। और वो जो था आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों और द्वीप समूह का विस्तार आरंभ किया था। आंग्ल राष्ट्र थे पहले हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया था और ब्रिटेन को अपने काबू में कर लिया था और द्वीप समूह पर विस्तार आरंभ किया था। 1688 में, यानी कि 17वीं शताब्दी में, संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया था, यानी कि यहाँ की जो संसद थी वहां ने राजा के शासन की शक्तियों को छीन लिया था। और 1707 में हुए असफल विद्रोह, यहां पर 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर के एक कंट्री बनती है, पूरी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन होता है। यानी कि जो ब्रिटेन है वो कोई एक देश नहीं है, वो अलग अलग देशों को मिलाकर के बनाया गया है। यानी कि 1707 में इंग्लैंड को और स्कॉटलैंड को मिला करके यूनाइटेड किंगडम यूके बनता है ना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन होता है। और 1798 में, यानी कि 1798 में हुए असफल विद्रोह, जितने विद्रोह किए थे और जिनमें असफल हुए थे, उनके बाद 1801 में आयरलैंड को बल्कि मतलब ताकत के बल पर इन्होंने क्या कर दिया, आयरलैंड को भी क्या कर दिया, इसके अंदर यूके के अंदर मिला दिया था, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर शामिल कर दिया। और नए ब्रिटेन के प्रतीक, फिर जब नया ब्रिटेन बना तो चिन्ह बने, है ना, और उन्हें खूब बढ़ावा दिया गया था। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाल्कन समस्या, जो कि आपको एग्जाम में 3 नंबर के लिए देखने के लिए कई बार मिल जाता है ना। इन लोगों ने किस प्रकार राष्ट्रवाद किया और किस प्रकार साम्राज्यवाद आया। ठीक है, बाल्कन जो था, यानी कि एक इलाका है जिनके अंदर कई सारे देश आते थे। ठीक है, बाल्कन भौगोलिक और निर्जातीय रूप से अलग अलग क्षेत्रों का था, अलग अलग क्षेत्र थे, है ना, भूगोल के रूप से अलग अलग क्षेत्र थे, जिसके अंदर
देखो कई देशों के नाम है बाल्कन समस्या, बाल्कन क्षेत्र कहे जाते हैं। जैसे कौन कौन से? रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया और भी कई देश हैं जो कि बाल्कन क्षेत्रों के हिस्से हैं। ठीक है। और जो बाल्कन क्षेत्र के लोग होते हैं उन लोगों को स्लाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लाव। जैसे भारत के लोगों को भारतीय कहा जाता है, वैसे ही बाल्कन क्षेत्र के जो मूल निवासी होते हैं उन्हें स्लाव कहा जाता है। और बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। यानी कि जो बाल्कन क्षेत्र के बहुत सारे देश थे ना, यानी कि उन पर किसने? आपका ऑटोमन साम्राज्य ने अपना हिस्सा किया हुआ था। यानी कि उन पर अपनी ताकत के बल पर उन्हें अपने काबू में किया हुआ था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के, यानी कि देखो सबसे पहले क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा रोमानी उसका एक देश था। रोमानी है ना, बाल्कन साम्राज्य से बाहर निकलना चाहता था, तो उन्होंने राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन मतलब टूटने की स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। यानी कि जो आपका रोमानी था वह राष्ट्रवाद करके अपने आप को बाहर निकाल देता है इनके चंगुल से, और एक के बाद उसे देख करके फिर एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता उसके चंगुल से निकल करके स्वतंत्र घोषणा करने लगी। जैसे जैसे अलग अलग स्लाव, यानी कि जो बाल्कन क्षेत्र के लोग थे, जैसे जैसे अलग अलग स्लाव राष्ट्र समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गए और हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज्यादा इलाके की चाह रखना चाहता था, क्योंकि वो आजाद हो रहे थे और हर दूसरा जो आजाद होकर निकल रहा था वह चाहता था कि जो कंट्री अब दूसरी आजाद होकर आ रही है वो हमारे अंदर मिल जाए, जिससे कि हमारा देश बड़ा हो जाए। और इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच में इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा हुई, जिससे यह समस्या गहराती चली गई, जिसके कारण अलग अलग विश्व युद्ध हुए, जिनकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई थी। जैसा कि आपको पता है हमारे देश के अंदर प्रथम विश्व युद्ध होता है जो कि 1914 से 1918 के बीच में शुरू होता है। और ये जो प्रथम विश्व युद्ध था वो दो महाशक्तियों के बीच में लड़ा जाता है, जिसका पहले का नाम होता है अमेरिका और दूसरे का नाम होता है सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में होड़ चल रही थी कि जितने भी बाल्कन क्षेत्र आजाद होकर के स्वतंत्रता लेकर के आ रहे हैं वे सभी के सभी हमारे या फिर हमारे, अमेरिका कहता था हमारे देश के अंदर मिल जाए और सोवियत संघ कहता था हमारे देश के अंदर मिल जाए, जिसकी होड़ में इन दोनों के बीच में एक युद्ध की परिणति बन जाती है, यानी कि युद्ध की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू भी हो जाता है। ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हर एक चैप्टर से आपके एग्जाम के अंदर महिलाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन है राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का क्या योगदान रहा, यानी कि जो राष्ट्रवाद हो रहे थे हर एक देश में वहां पर क्या फीमेल्स ने भी कोई योगदान था जो कि निभाया। यानी कि पहली चीज उन्होंने, महिलाओं ने राजनीतिक ग्रुप बनाए और उनको बना करके अपने लिए आवाज उठाई, समाचार पत्र पब्लिश किए, प्रकाशन का मतलब पब्लिश किए, मत अधिकार प्राप्त के लिए, यानी कि महिलाओं को पहले मताधिकार नहीं होता था, जिसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने संघर्ष किए, लड़ाइयां करी और राजनीतिक बैठकों में प्रदर्शन में हिस्सा भी लिया। ठीक है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहां पर खत्म होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं, 3 नंबर वाले। ठीक है। सपोर्ट मटेरियल्स के क्वेश्चंस जितने भी हैं 3 से 5 नंबर वाले, उनको कोशिश करिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको यहीं से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। और यहीं पर हम अपना चैप्टर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।